हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटीज। मेरा नाम है शिवम शुक्ला और आज हम लोग इस चैनल में और इस वीडियो में बात करने वाले हैं करियर ग्रोथ के बारे में। किसमें? ह्यूमैनिटीज में। ह्यूमैनिटीज में बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, साइंस में ऑप्शंस कैसे हैं, कॉमर्स में कैसे हैं, है ना। लेकिन ह्यूमैनिटीज के बारे में लोगों को कम पता है और लोग बताते भी ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटीज को एक बहुत अंडररेटेड स्ट्रीम माना गया है। जब अब क्या हो रहा है, 10th का मिड टर्म्स आ रहे हैं, बोर्ड भी आने ही वाले हैं, अब लोग सोचने में लग गए हैं कि करें तो करें क्या, ले तो ले क्या। कुछ लोगों को मैथ्स नहीं पसंद, कुछ लोगों को कॉमर्स नहीं पसंद, कुछ लोगों को ह्यूमैनिटीज पर नहीं पसंद, कुछ लोगों को फिजिक्स नहीं पसंद। तो बहुत एक कंफ्यूजन वाली स्टेट में बच्चा इस समय होता है, जो बेसिकली आप नोटिस करोगे कि एक बहुत ही कंफ्यूजन होती है जिसमें उनको समझ ही नहीं आता कि बेसिकली हमें करना क्या है, लेना क्या है। इसी कंफ्यूजन को बर्स्ट कर दें, ह्यूमैनिटीज से लेकर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देने आज मैं इस वीडियो में आया हूं आपके सामने। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मेरे को एक बेसिक क्वेश्चन बताइए, क्या कभी आपने ये लाइन सुनी है कि ह्यूमैनिटीज लेके क्या करेगा? क्या करेगा ह्यूमैनिटीज लेके? क्या है ह्यूमैनिटीज में? कुछ भी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत सारे बेसिक मिथ हैं जो ह्यूमैनिटीज के बारे में है। आज हम इन्हीं मिथ्स को बर्स्ट करने वाले हैं। और आप आगे से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमैनिटीज में क्या है, तो उनको ये वीडियोस दिखा देना, या आपने देखी होगी तो अब आप बहुत अच्छे से उनको जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दूंगा, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटीज। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग बहुत चीजें करने वाले हैं, हम लोग बहुत चीजें करेंगे। हम इस यूनिवर्स को जानेंगे एसएसटी सोशल स्टडीज के थ्रू, ह्यूमैनिटीज के थ्रू। जैसा कि आप यहाँ पे एक कोट देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? डाइव इनटू द पास्ट। यानी कि हम लोग गोता लगाएंगे किसमें? इतिहास में। हम लोग जानेंगे इतिहास को, हम लोग पढ़ेंगे इतिहास को, हम लोग इंजॉय करेंगे इतिहास को। नेविगेट द प्रेजेंट, प्रेजेंट को भी नेविगेट करेंगे। भाई साहब, हम कहाँ जी रहे हैं वो भी तो पता होना चाहिए, आप कहाँ रह रहे हो ये भी तो पता होना चाहिए। और शेप द फ्यूचर, और फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अपने फ्यूचर को शेप करेंगे। लॉजिक सी बात है, जब आप लोग हिस्ट्री में डाइव लगाओगे, प्रेजेंट को देख लोगे, तो शेप द फ्यूचर अपने आप हो ही जाए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सोशल साइंस के बारे में जानेंगे, सोशल स्टडीज के बारे में जानेंगे कि बेसिकली सोशल साइंस है क्या, है ना। कि आप खुद सोचो, देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सोच लेते हैं साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेनी है। अरे पहले जान तो लो कि सोशल साइंस है क्या, ह्यूमैनिटीज है क्या। पहले आप अपने सब्जेक्ट को तो पहचान लो, बेसिक तो क्लियर कर लो, तब आप आगे जाके चूज करना। अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि आपको क्यों ह्यूमैनिटीज ले लो, अगर आपने ये सोचा हुआ है, आपने ह्यूमैनिटीज लिया, आपको मैथ नहीं पसंद, बहुत लोग बच्चे हैं मैथ्स, मेरा भी बहुत बड़ा खौफ है मैथ्स से। अगर आपने ये सोच लिया कि मैथ्स लेनी है हमें, ठीक है, और मैथ्स नहीं लेनी, सॉरी मैथ्स नहीं लेनी, और जब मैथ्स नहीं ले रहे हो तो आप सोचोगे कि यार मैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स की तरफ चला जाऊं या फिर मैं ह्यूमैनिटीज ले लूं। दो चीजें होती हैं। कॉमर्स विदाउट मैथ्स में फिर सोचते हैं यार करियर ऑप्शन ये वो, फिर ह्यूमैनिटीज की तरफ जाते हैं। लेकिन ह्यूमैनिटीज के लिए तो एक सोसाइटी में बहुत बड़ा मिथ है, क्या इसमें तो कोई फ्यूचर ही नहीं है ना। तो सबसे पहले हम सोशल साइंस को जानते हैं, और सोशल साइंस की कई सारी ब्रांचेस होती है, उसको जानते हैं। देखिए, सोशल साइंस की ब्रांचेस अभी आपके सामने उड़ती हुई आई हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और भी बहुत सारी है, उनको भी हम जानेंगे। तो हिस्ट्री के बारे में अगर हम जानेंगे तो हिस्ट्री, इतिहास सबसे डरावना। और आप ये मान ली, मुझे जितना लगता है, मैंने जितना देखा है, आज मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मेरे को इतना समझ आता है कि हिस्ट्री उनका सबसे डरावना सब्जेक्ट है। एक फोबिया है बच्चों को हिस्ट्री का। हिस्ट्री सर ये मत पढ़ाओ, ज्योग्राफी करा दो, पॉलिटिकल साइंस करा दो। बट क्या ये पॉसिबल है? क्या हिस्ट्री सच में बोरिंग है? बिल्कुल नहीं। बोरिंग है आपका पढ़ने का तरीका। जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल एक कहानी के तौर पर उसको पढ़ते हुए जाना है। तो इसी तरीके से एक बहुत प्यारा ब्रांच है ये, है ना। सोशल साइंस एक बहुत अच्छा पेड़ है जिसके ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। और इन ब्रांचेस से एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट बनता है सोशल साइंस। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। आप जहां पर रह रहे हो, आप खुद सोचो, ज्योग्राफी, जियोग्राफी यानी कि स्टडी अबाउट अर्थ, अपनी धरती के बारे में अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको खुद को अजीब नहीं लगता कि हम जहां पे रह रहे हैं, है ना, हमें उसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। फिर सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है? पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र। पॉलिटिकल साइंस का क्या बेसिक सा मतलब है? पॉलिटिकल साइंस का बेसिक सा मतलब क्या है कि हम जहां पे रह रहे हैं, क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या वो मोनार्की कंट्री है? सही बता ना, क्या यहाँ पे मोनार्क चलेंगे, क्या यहाँ राजा चलेंगे, यहाँ पे क्या डेमोक्रेसी चल रही है? बट आप भारत में रह रहे हो, आपको तो पता ही है कि भारत हमारा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। हमारे पास तो सबसे बढ़िया डेमोक्रेसी है, हमारे जैसी डाइवर्सिटी कहीं नहीं और हमारे जैसी डेमोक्रेसी भी कहीं नहीं है, ठीक है। आगे जब आप देखोगे तो इसमें आ जाएगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप देखोगे, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ोगे। अर्थशास्त्र का नाम सुनते हैं, अच्छा एक बढ़िया सी वो आ जाते हैं राइटर का नाम, जिनका नाम आ जाता है चाणक्य। बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, बहुत अच्छे अर्थशास्त्र, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सब कुछ पढ़ते हैं। आपको क्या नहीं मिल रहा है यहाँ पर, है ना। तो यानी कि सोशल साइंस क्या हो गया? बेसिकली सोशल साइंस में आप ये बात जान लो कि सोशल साइंस एक पूरा भंडार है हर एक सब्जेक्ट का।
आपको एक ह्यूमैनिटीज एक ऐसे सफर पे ले जाता है जिस सफर पे आप जाना पसंद करेंगे, बहुत बेहतरीन सफर पे ले जाता है। आइए अब थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन जानते हैं। ये आपके सामने एक स्लाइड है जिसका आप डिफरेंशिएट देख रहे हैं सोशल साइंस और सोशल स्टडीज में। अब आप खुद सोचिए, क्या आपको इससे पहले फर्क पता था? क्या सोशल साइंस और सोशल स्टडीज का इस स्लाइड को देखने से पहले फर्क पता था? नहीं पता था, है ना? क्यों? क्योंकि हमने कभी कोशिश ही नहीं करी। हमें लगता था सोशल स्टडीज हम छोटे में पढ़ते हैं, सोशल साइंस तो नाम चेंज हो गया, या कभी किसी ने नोटिस भी नहीं किया। अच्छा, कई लोग तो हैं कभी किसी ने नोटिस भी नहीं किया। अगर किसी ने नोटिस किया तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे कि आप लोगों ने नोटिस किया था, या फिर आप लोगों को पता नहीं था, या कौन सी एज में आपको पता चला कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या लिखी है? सोशल साइंस। तो देखिए, सोशल साइंस और सोशल स्टडीज में बहुत बेसिक से फर्क है, लेकिन ये फर्क जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसी लाइन में आगे जाने की सोच रहे हैं, ह्यूमैनिटीज की लाइन में आगे जाना, एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बेसिक तो जानना बनता है। क्या लिखा है? द स्कोप ऑफ सोशल साइंस इज वाइड, बहुत बड़ा, बहुत ही चौड़ा स्कोप है। फिर सोशल स्टडीज की तरफ अगर आप देखोगे, द फील्ड ऑफ सोशल साइंस इज नैरोअर देन दैट ऑफ द सोशल साइंस। सिंपल सी बात है, देखो जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं ना, तो आप इतना जान लो कि सोशल साइंस का स्कोप बहुत चौड़ा है। ठीक है, ये बेसिकली एक साइंस है, क्योंकि ज्योग्राफी, देखो आप कुछ भी देखो, साइंस जब आप देखते हो तो आपको पता है कि साइंस में फैक्ट्स है। ठीक है, उन्हीं फैक्ट्स को आप लोग आगे बढ़ाते हो, आप अपने चेंजेस नहीं कर सकते। सेम इज विद सोशल साइंस। अगर आपको पता है कि ऑक्सीजन 81% है, नाइट्रोजन 74% है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सोशल स्टडीज क्या है? सोशल स्टडीज है फील्ड ऑफ सोशल स्टडीज जो है बहुत छोटा है, थोड़ा सा नैरोअर है सोशल साइंस के कंपैरिजन में, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। बेस से स्टार्ट करते हैं, तो बेस में हम लोग सोशल स्टडीज पढ़ते हैं। हमने सुना होगा कभी ईवीएस जैसे आ जाता है, एनवायरमेंटल साइंस, जैसे छोटे में 4th 3rd तक आई थिंक मेरे हिसाब से कई स्कूल्स हैं जो आपको सोशल स्टडीज में नई सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन हाँ ईवीएस लगा देते हैं। उसके बाद आप देखते हो कि सोशल स्टडीज है, सोशल स्टडीज आ गया, फिर सोशल साइंस आ गया, फिर ह्यूमैनिटीज हो गया, चेंज होता है चीज, है ना? सोशल साइंस का थोड़ा सा इट कंटेंट हैज हाई इंटेलेक्चुअल लेवल, एक अच्छा इंटेलेक्चुअल लेवल है। अच्छा इंटेलेक्चुअल लेवल का क्या मतलब है? एक बेहतरीन इंटेलेक्चुअल लेवल, एक बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल लेवल है। अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी आ जाती है, पॉलिटिकल साइंस आ जाती है। अगर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है तभी आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता, लेकिन छोटे बच्चे ऑब्वियस सी बात है उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत है। इंटेलेक्चुअल लेवल अगर आप सोशल स्टडीज का देखोगे तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट मैटर जो है काफी लिमिटेड है, ऑब्वियसली छोटे बच्चों के लिए है तो लिमिटेड होगा, ताकि बच्चे स्टेप वाइज सीखे। सोशल साइंस में क्या लिखा है? ये हायर क्लासेस में इंक्लूड होता है ना? तभी इसीलिए मैंने अभी जस्ट पहले पॉइंट बताया, क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ हो जाता है। थोड़ा सा जो सोशल साइंस है वो आपसे चाहता है कि अब आप एक ऐसी दुनिया में ट्रैवल करो जहां पर आपको यूनिवर्स नजर आए, जहां पर आपको प्लैनेट्स नजर आए, जहां पे आपको मीटियरॉइड, एस्टेरॉइड, ये सारी चीजें नजर आए। ठीक है, फिर क्या लिखा है? सोशल स्टडीज इज फॉर सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन। सोशल स्टडीज जो है सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए है। तो मतलब आपने यहाँ पे क्या देखा? आपने यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस देखा सोशल साइंस और सोशल स्टडीज के बीच में। अब आ जाते हैं ह्यूमैनिटीज पे। बहुत देख लिया हमने, 10th तक भी बहुत ट्रैवल किया। अब 10th के बाद क्या करियर ऑप्शन है? मम्मी क्या ले? मम्मी कह रही बेटा देख, उसने तो साइंस लिया था, फिर भी साइंस ले ले, साइंस में करियर ऑप्शन बहुत है, तू डॉक्टर बन जाएगा, तो ये बन जाए। तो आपने बोला मम्मी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, फिर मम्मी ने बोला बेटा कॉमर्स ले ले चल। अब जब कॉमर्स लेने की बात आई तो कॉमर्स से क्या लूं? अब मम्मी मेरे को मैथ्स तो बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे बस की नहीं कॉमर्स करना पाना। मेरा भी यही हाल था, लिटरली यही हाल था। मैथ्स से मैं आज भी मैथ्स का बहुत बड़ा फोबिया मेरे को है। ठीक है, तभी तो हम ह्यूमैनिटीज वाले हैं, इसीलिए तो हम ह्यूमैनिटीज वाले हैं। फिर हमने सेकंड थर्ड ऑप्शन रखा। अच्छा, थर्ड ऑप्शन पेरेंट्स कई बार कंसीडर नहीं करते। मेरे टाइम पे तो लिटरली नहीं करते थे। जो मैंने अपने कई फ्रेंड्स का देखा जिन्होंने लगता है अरे ह्यूमैनिटीज इसका क्या करेगा यार, ये तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, ये तो कई स्कूल, और ये मैंने देखा है कई स्कूलों में ह्यूमैनिटीज भी नहीं है, जो कि बहुत गलत चीज है। मेरे हिसाब से बहुत गलत चीज है। आपने अगर स्कूल में ह्यूमैनिटीज नहीं रखी है, मुझे नहीं पता आपका क्या कारण रहा होगा, लेकिन जिस बच्चे की ह्यूमैनिटीज लेती है वो क्या करे? क्या आपने बच्चों के लिए चॉइसेस ही बंद कर दी है ना? तो कई क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से सबसे, देखिए ये भाई साहब भी बैठे हुए हैं, और ये क्वेश्चंस क्या है इसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है नो फ्यूचर। कोई फ्यूचर ही नहीं है। अगर आप खुद सोचे तो क्या ह्यूमैनिटीज में कोई फ्यूचर है? एक बार अपने पेरेंट्स से या कभी किसी से पूछना तो लोग कहेंगे भाई साइंस और कॉमर्स में ज्यादा है, लेकिन फ्यूचर ह्यूमैनिटीज में कम है। ठीक है, तो आप नोटिस करिए कि ह्यूमैनिटीज में बताया जाता है कि फ्यूचर कम है, बट ऐसा नहीं है। इसी बबल को तो बस्ट करने में आया हूं यहाँ पे, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ, और आज मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमैनिटीज में क्या क्या फ्यूचर है, ऑप्शंस क्या क्या है 12th के बाद। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन से लेने चाहिए? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कोई ध्यान नहीं देता। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है, जिसमें आप एक बार फ्यूचर भी देख लोगे, है ना? आप एक बार ये भी देख लोगे कि कौन कौन से ऑप्शन है जो हम 12th के बाद जा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर है तो कुछ ना कुछ तो होगा। फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इस पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे, है ना? तो सबसे पहले हमने इसी टॉपिक को उठा लिया, इसीलिए जिसको हमने क्या देखा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस।
है ना। अब देखिए, जब आप ह्यूमैनिटीज को लेते हैं तो एक क्लियर थॉट प्रोसेस रहना चाहिए कि हमें लेना क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें देख रहे हैं दो तरीके के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, कोर सब्जेक्ट है और नॉन कोर सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट मतलब एक मेजर सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से सबको लेने चाहिए, है ना। और मेन सब्जेक्ट यही काम करते हैं जो आपके ह्यूमैनिटीज में आप देख रहे हो काम कर रहे हैं। नॉन कोर सब्जेक्ट अगर आप देखो तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स। ठीक है। अब आप कहोगे सर फिर से मैथ्स ले आए। नहीं लाया भाई, बट एक ऑप्शन है, जिनको पसंद है वो तो ले ही सकते हैं ना। कई लोग ऐसे जो ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स लेते हैं, है ना, है ना। तो सबसे पहले कोर सब्जेक्ट के बारे में देखो, पॉलिटिकल साइंस। मैंने अभी इसके बारे में बहुत खास बात बताई कि आप ऐसी जगह पर रह रहे हो, कहां रह रहे हो, आपको कौन सी सरकार आपके ऊपर रूल करिए, आपका इलेक्शन कमीशन, सारी चीजें। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत मेन सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये चार सब्जेक्ट जो आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने बहुत जरूरी है। आगे कई करियर मैंने खुद पर्सनली बंद होते देखे हैं। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चूज कर लिया, उन्होंने चूज कर लिया साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, या फिर उन्होंने चूज कर लिया फिजिकल एजुकेशन के साथ ज्योग्राफी, उन्होंने चूज कर लिया मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स। नहीं, गलत चीज। आप यहां पे है ना, आप दो तीन कॉम्बिनेशन देखोगे, या तो आप देख सकते हो यहां पे आप 2+1 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ठीक है, 2+1 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, या फिर यहां पे आप 3+2+1 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? देखो सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग दो तीन चीजें कर सकते हैं। हमें यहाँ पे जब भी आप देखते हो, वैसे स्कूल्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने बहुत स्कूल्स ऐसे देखे जो चारों चीजों में से कोई दो चीज ही ऑफर कर रहे हैं। ठीक है ना। बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल्स की बात करो, जीडी इनका डीपीएस वगैरह, इनकी बात भी कर रहा हूँ, जो दो सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, वो उनका ऑप्शन है, वैसी बात है ना। जैसे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ऑफर कर रहे हैं, कुछ लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ऑफर कर रहे हैं, कुछ लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ऑफर कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर अलग अलग सिनेरियोज अलग अलग स्कूल्स में रहते हैं। तो आपको पहले तो ये नोटिस करना है कि हमारे स्कूल में मिल क्या रहा है। ठीक है, हमारे स्कूल में मिल क्या रहा है। हालांकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आगे, इसके तहत आप कुछ भी ले सकते हो, बट स्टिल अभी फिलहाल इतना ज्यादा इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अगर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स मिल रहा है तो भी अच्छा सब्जेक्ट है। तो बेसिकली आप ये मान लो, इस कोर सब्जेक्ट में से दो सब्जेक्ट तो आपको चूज करने ही है। कोर सब्जेक्ट में से दो सब्जेक्ट तो मेजर आपको चूज करने हैं, है ना। नॉन कोर सब्जेक्ट में से आप एक सब्जेक्ट कोई भी उठा लो, 2+1 का कॉन्सेप्ट बिठा लो, या तो आप ये कर सकते हो कि नॉन कोर सब्जेक्ट में से एक भी कॉन्सेप्ट लो। या तो मेरे हिसाब से तो देखो क्या है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का, तो इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट आप चूज कर लो। नॉन कोर सब्जेक्ट की तरफ जाओ तो साइकोलॉजी उठा लो। साइकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इंडिया में अभी इसकी इतनी वैल्यू नहीं बढ़ी है, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखोगे तो बहुत अच्छी वैल्यू है। लेकिन इंडिया में भी आएगी ही आएगी, 100 आज नहीं आएगी, 2 साल बाद आएगी, 1 साल बाद आ जाएगी। तब तक तो आप 11th ही कर रहे होगे, आएगी, जरूर आएगी, और एक बहुत अच्छा ग्रोथ है इसमें। ठीक है, सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र बहुत अच्छी है ना, समाज के बारे में चीजें बताई जाती हैं। फिजिकल एजुकेशन उठा लो, बहुत अच्छा मार्क स्कोर करना है अगर आपको, तो फिजिकल एजुकेशन से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है। 12th में मेरे पास भी यही सब्जेक्ट था, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आसान और बहुत अच्छे से पढ़ने में मजा भी आता है। प्रैक्टिकल्स होते हैं, गेम्स पीरियड मिलते हैं, बच्चों के लिए तो मजे ही मजे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स। मैथ्स में देखो कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरे नाउन में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बेसिकली आगे जाके कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी करना चाहते हैं और उनको मैथ्स बेसिकली बहुत पसंद है। तो उन्होंने क्या किया, और ह्यूमैनिटीज भी लेनी, तो उन्होंने क्या किया, ह्यूमैनिटीज और मैथ्स का कॉम्बिनेशन लिया। ठीक है, और ह्यूमैनिटीज और मैथ्स का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। क्यों? उसके पीछे का रीजन है कि अगर आपको कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी करनी है, इफ यू वांट टू कम्पीट फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, अभी आगे बात करेंगे उसमें भी, है ना, देन यू कैन डू इज यू कैन प्रिपेयर फॉर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कोई भी दो सब्जेक्ट लो, आप 11th-12th उससे करो, और आपने से आपका जीएस सेक्शन तैयार हो जाएगा, जनरल सेक्शन जो है वो तैयार हो जाएगा, और फिर आप नॉन कोर सब्जेक्ट की तरफ बढ़ो, यानी कि मैथ्स। मैथ्स हर एक एग्जाम में मैथ्स, तो वहां पे आपको बहुत बड़ा एक साइड मिल जाएगा, एज मिल जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। डीएसएसबी की बात करता हूं मैं, टीचिंग एग्जाम्स की बात करता हूं। टीचिंग एग्जाम में बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, मुझे आगे जाके टीचर बनना है, बनो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, बट एक चीज याद रखो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहीं से चूज कर लेना अगर ह्यूमैनिटीज के टीचर बनने वाले हो तो, वरना फंस जाओगे बहुत बुरा। हर एक केवीएस का एग्जाम उठा के देख लो, केंद्रीय विद्यालय संगठन का, दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड का एग्जाम उठा के देख लो, जो दिल्ली में टीचर्स बनने के लिए होते हैं, या किसी का भी यूपीटीजीटी या यूपीपीजीटी, इनके लिए बनने का देख लो, तो आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का होना बहुत जरूरी है। कोई भी दो सब्जेक्ट होने बहुत जरूरी है बीए में, है ना, बच्चे नहीं करते, फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब एक वीडियो को बस एंडिंग की तरफ ले जाते हैं और आपको एक बहुत शॉर्ट में बताता हूं कि करियर ऑप्शंस क्या है। करियर ऑप्शंस के बारे में भी जानना जरूरी है। अब सब जान लिया, अब आप कहोगे सर सब तो बता दिया, सब्जेक्ट बता दिए, अब ये भी बता दो, ये सब लेके करेंगे क्या? कुछ करेंगे या ऐसे ही ठन ठन गोपाल? करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। आप ये मान लो एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं जब आप ह्यूमैनिटीज ले लेते। क्यों? क्योंकि अब आपने अपना ऑरा खोल दिया चारों तरफ। नाउ यू आर रेडी टू मूव ऑन इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग जो पहुंचते हैं वो किस तरह पहुंचते हैं, करियर ऑप्शंस की तरफ। ठीक है, तो देखो हम लोग जब बात करते हैं तो ये देखो राइट में टीचर आ गए, लेफ्ट में मीडिया आ गई, तो ये सारी चीजें टीचिंग सबसे पहली बात जो है टीचिंग। अब आप टीचर की तरफ, टीचिंग की तरफ भी जा सकते हो। कैसे? मैंने अभी आपको बताया, दिल्ली सबऑर्डिनेट एग्जाम्स अपना लेते हैं दिल्ली बोर्ड। फिर अगर आप देखोगे तो आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, एनवीएस के स्कूल्स,
ठीक है। ईएमआरएस के स्कूल छत्तीसगढ़ में आपकी टीजीडी की वैकेंसीज आती है, चंडीगढ़ में आती है, जगह जगह आती है, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज हैं ये। तो टीचिंग लाइन में प्राइवेट स्कूल्स में आप जा सकते हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपने अच्छा चूज किया हुआ है, यू कैन गो इन एनी डायरेक्शन, यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। मैंने अभी बोलते बोलते 5-7 गिनवा दिए, आप सोचो कितने होंगे। ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो मीडिया में आप बहुत सारे बड़े बड़े कोर्सेज कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे जर्नलिज्म का एक बैचलर्स का कोर्स होता है ना, बीजेएमसी करके एक कोर्स होता है ना, बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीजेएमसी कोर्स होता है, बहुत अच्छा कोर्स होता है। अगर आप अपने आप को लिटरली देखना चाहते हो कि यार मैं फील्ड पे काम करूंगा, मीडिया, कैमरा पर्सन, ये सारी चीजों के लिए बीजेएमसी है, बहुत अच्छा कोर्स है। ह्यूमैनिटीज लेके कर सकते हो। लॉयर बन सकते हो, बहुत अच्छा कोर्स है। लॉ में भी सिविल लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर। तो सोचो ये 3 ऑप्शन आप देखो, और ये 3 ऑप्शन में कितनी बड़ी स्कोप्स है। ठीक है, अभी तो और है ना। अब देखो सबसे बड़ी बात, लैंग्वेज। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये लैंग्वेज जो टॉपिक है, ये ह्यूमैनिटीज वाले बहुत बेसिक सा साइड में रखे चलते हैं। लैंग्वेज में आप ये मान लो एक बहुत बड़ा स्कोप है। कैसे? इंटरनेशनल लैंग्वेज अगर आप देखोगे, या इंटरनेशनल जैसे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं कई लोग, ठीक है ना, जरूरी नहीं है वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू ही करते हो, नहीं, प्राइवेट कंपनीज भी उनको हायर करती हैं। ठीक है ना, इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं लैंग्वेज के बेसिस पर, वो भी कर सकते हो आप। इंग्लिश लैंग्वेज को उठा लो, कोई भी लैंग्वेज पिक कर लो, तो वो आप वहां से भी कर सकते हो। एक बहुत बड़ा स्कोप है। कभी लैंग्वेज के बारे में अगर आपको बताऊंगा तो एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, जिसमें लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा कि कैसे ह्यूमैनिटीज लेके लैंग्वेज को आगे बढ़ाया जा सकता है। गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स का एक सबसे बड़ा सिनेरियो जो है, सबसे बड़ा एक पेज जहां फंसता है। क्यों हम लोग बोलते हैं करंट सिनेरियो अगर आप देखोगे तो क्यों बोला जाता है कि 90% जो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, 10% ही सक्सेसफुल रह पाते हैं। रीजन क्या है? उसके पीछे एक मेजर जो पेज फंसता है वो है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स में जनरल सेक्शन का। आपका जो एग्जाम जो पेज आता है ना, जनरल सेक्शन का जो पेज आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीएस पूछी जाती है, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज पूछी जाती है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटीज, याद रखना। क्यों? क्योंकि 10th 11th आपका 12th इसमें जो ज्योग्राफी आती है यही पूछी जाती है। ठीक है, यही पूछी जाती है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, जनरल गवर्नमेंट एग्जाम्स का जो है सिनेरियो बहुत अच्छा है। और गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो बेसिकली जनरल सेक्शन है वो उन्हीं बच्चों का ज्यादा क्लियर हो पाता है जो बेसिकली इनसे जुड़े हुए हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि साइंस वालों का नहीं हो पाता, होता है, उनका भी होता है, लेकिन थोड़ा सा उन्हें डबल मेहनत करनी पड़ जाती है। आप लोग तो पहले से उसी लाइन में चले आ रहे हो, तो आपको पता है, आपको पता है एटमॉस्फेयर क्या है, आपको पता है सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, हाँ मैंने कभी पढ़ा था, याद हो जाती है चीजें, स्ट्राइक हो जाती है चीजें। ठीक है। फिर सेकंड क्या लिखा है? यूपीएससी, यूनाइटेड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जब आप बात करोगे तो आपको एक चीज समझ आएगी कि जो यूपीएससी है, आप कहोगे सर यूपीएससी तो साइंस वाला बच्चा ज्यादा निकालता है। सही बात है भाई, निकालता होगा, लेकिन उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है। वो बीटेक कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, फिर आईटी सेक्टर में लगा हुआ है, वहां से पैसा कमा रहा है। ठीक है, वहां से कमाने के बाद उसको फिर यूपीएससी में घुसा, तो फिर उसको नई नई चीजें पढ़नी पड़ रही है। लेकिन एक ह्यूमैनिटीज वाले को बच्चे को एक एज हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि उसने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ी है। समझ आया आपको? देखो आप ये सोचो, मैंने आपको यहीं पे कितने सारे ऑप्शंस बताए जो आपको लगा कि करियर ऑप्शंस होने चाहिए। और इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता आपको कहीं और जाने की जरूरत है। आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसी कैसी चीजें होती है, कौन सा करियर ऑप्शन हम लोग चूज कर सकते हैं, और इसको अभी से चूज करो। अभी मिड टर्म के एग्जाम्स आ रहे हैं, अभी से चूज करो, अभी से डिसाइड कर लो कि हमें किस तरफ जाना है। क्योंकि ये ऑप्शन जो है ना, क्योंकि स्कूल वाले फॉर्म दे देंगे आपको, अप्रोक्सीमेटली फरवरी मार्च में आपको मिल जाएंगे फॉर्म्स कि भरो, स्ट्रीम फिल करो। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मैं क्या भरूं, तू क्या भर रहा है, दोस्तों के क्या भर रहे हैं, मैं ये नहीं भर सकता, सो कॉमर्स तो मम्मी मना करिए, ह्यूमैनिटीज तो मम्मी मना करिए। अभी से ही चीजें सोचना शुरू करो, और जब चीजों को अभी से सोचोगे तो एक सही डिसीजन में पहुंच पाओगे, क्योंकि यहीं से आपका बेस बन रहा है, यहीं से आप एक करेक्ट पाथ की ओर जा रहे हो। और इसीलिए हम लोग अब जो सितंबर आ रहा है, सितंबर अक्टूबर जो आ रहा है, इसमें हम लोग एनसीईआरटी बैचेस शुरू कर रहे हैं। कंप्लीटली एनसीईआरटी बैचेस शुरू होंगे, ज्यादा टाइम नहीं, 30 से 40 मिनट में आपका एक चैप्टर खत्म किया जाएगा। मिड टर्म की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, और बोर्ड की तो प्रॉपर कंप्लीट तैयारी आपकी करवाई जाएगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कैसे एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है। कॉम्पिटेटिव लाइन वाले और बच्चे भी हमारे साथ आ सकते हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, है ना। और हम लोग प्रॉपर जीआईएस मैप्स के साथ, प्रॉपर प्रैक्टिकलिटी के साथ इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। और आज के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आज के बाद जितने भी ह्यूमैनिटीज वाले मिथ हैं, आई होप आपके बर्स्ट हो गए होंगे। यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं, और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, है ना। ठीक है, थैंक यू।